जी, आज गांव में पंचायत हुई है क्योंकि हमें 31 तारीख को हमारे 4 बच्चे गांव से रात को 9 बजे और पास में गुजरने वाला जो केजीपी रोड है, इसके साथ ही चिरवाड़ी वालों का ढाबा है, तो वहाँ खाना खाने के लिए वो चारों बच्चे गए थे और वहाँ उनका कुछ आपस में पैसे को लेन देन के लिए हुआ हो या अन्य किसी मामले को लेकर के हुआ हो, वहाँ उनका होटल वालों से वाद विवाद हुआ है और वाद विवाद होने के बाद वहाँ से 2 बच्चे भाग लिए, लेकिन 2 बच्चों को उन्होंने वहाँ पकड़ लिया और उनके साथ उन्होंने क्या सलूक किया, किस तरह से उन दोनों बच्चों को कुएं में डाल दिया। ये 31 तारीख की घटना थी। उसके बाद उन्होंने जो 2 बच्चे भागे थे, उन्हें पास में एक ईख का खेत है, उसमें ढूंढा भी था, लेकिन वहाँ वो बच्चे नहीं मिले। तो उनकी एक मोटरसाइकिल यहाँ गांव सुजवाड़ी तक भी आई और अंबेडकर पार्क तक, जहाँ आज आप बैठे हैं, यहाँ तक वो मोटरसाइकिल पे 2 बंदे देख करके गए, लेकिन हमारे बच्चे उस समय कहीं अन्य जगह पे छुपे हुए थे, डर की वजह से वो चले गए, उनको नहीं मिले। और सुबह के टाइम इन जो मृतकों के दोनों पिता विजय और ब्रिजलाल, ये वहाँ जाते हैं और ढाबे वाले से पूछते हैं कि हमारे बच्चे रात यहाँ आए थे, हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो उनका कहना था कि हमें नहीं पता तुम्हारे बच्चे कहाँ गए कहाँ नहीं गए, हमने तो यहाँ से भागते हुए देखे, गए चले गए। फिर उसके बाद दोपहर को गए, यार हमारे बच्चे नहीं पहुंचे। अरे तो हम ठेकेदार लगे क्या, अपने बच्चों की आप गौर करो। सुबह बताया था वो रोड की तरफ भागे, फिर बता रहे हैं कि वो ईख की तरफ भागे। इस तरह से उनकी अलग अलग स्टेटमेंट ढाबे वालों की थी। लेकिन 2 तारीख को जो मृतक का रिंकू का पिता था विजय, वो केजीपी और उस होटल के पास में ये खेत में खाद बखेर रहा था। उसने सुबह के टाइम भी पूछा था, तब भी इन्होंने कहा हमें नहीं पता तुम्हारे बच्चों का कहाँ गए। उस समय भी कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन 1 बजे दिन के जो विजय था, विजय को बुला करके कहा, ओ चमार के कहाँ डोले, तो उधर पड़े तेरे बालक वम कुआ में। इस तरह की भाषा सोनू सन ऑफ शीशराम, उसने बताया वहां कि तुम्हारे बच्चे कुएं में पड़े हैं। जो कि गांव के निवासी नहीं, जो चिरवाड़ी के निवासी हैं, जो होटल में, जिनका होटल है, उनका ही होटल है, शीशराम आदि का ही होटल है वो। तो शीशराम जी के वहाँ 4 लड़के हैं और 2 बच्चे उसके बड़े भाई के हैं, लिखी के। वो पूरा उनका वहाँ दबदबा रहता है, खेतों पे और होटल पे पूरा उनका दबदबा रहता है। वैसे भी दबंग टाइप के आदमी हैं, राजनीतिक सोच भी रखते हैं, राजनीतिक पकड़ भी है, पैसे की भी उनके पास गुंजाइश है। लेकिन हमने जब वहाँ बॉडियों को देखा, तो हम यहाँ से जब गए थे, उससे पहले वहाँ पुलिस प्रशासन छाया हुआ था, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पुलिस पहुंची हुई थी। यानी उन्हीं लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी। हमारा ऐसा मानना था कि शायद इस हमारे बच्चों के मर्डर को ये कहीं हिंदू मुस्लिम का विवाद बनाने के चक्कर में थे, क्योंकि वहाँ पास में 3-4 घर मुसलमानों के हैं जो ट्यूबवेल पे ही रहते हैं, और उसी समय ये नूह वाला मामला भी बहुत जोर शोर से गर्मा रहा था। इसलिए हमारा दिमाग वहाँ चलता रहा कि भाई ये इस तरह से तो बात नहीं। लेकिन जब हमने बच्चों को निकालने की बात की, तो प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की। उनमें से कोई बंदा, न पुलिस का न प्रशासन का, कोई भी वहाँ उन्हें निकालने के लिए भी हम आपको सहयोग करें, कोई नहीं आया। हमारे गांव के बच्चों ने उन बच्चों को निकाल करके केजीपी वहीं रोड पे जैसे पास में है, वहाँ बॉडियों को रखा, और भी गांव के लोग पहुंच गए। और थोड़ा बहुत तो वहाँ जब देखते हैं कि भाई 2-2 मौत हुई है, तो लोग तो इकट्ठे होते ही हैं। लेकिन मैं अनजाने में कोई 5-10 मिनट के लिए केस रोड अवरुद्ध हो गया हो तो मैं कह नहीं सकता। बाकी हमारी हर कोशिश ये थी कि हमने यातायात को भी सुचारू रूप से चलने दिया, कोई हमने रोड को अवरुद्ध नहीं होने दिया। आज एसपी साहब आए हैं, एएसए मैडम आई हुई है, तो क्या जायजा लिया उन्होंने, क्या जी, फैसला लिया, वो कुछ उस उस मौके पे जिसमें बॉडियां मिली थी, उस कुएं को देखने के लिए, और हमारे समाज की जो मृतक पक्ष के लोगों की, उन्होंने वहाँ बात भी सुनी है। और हमारे सभी भाइयों ने जो वहाँ थे, उन्होंने वो सारे बिंदु उनको बताए भी हैं कि वो, उन्होंने जैसे बताया कि दूसरी पार्टी कहती है कि इन्होंने बैटरी खोली है,
बैटरी खोल करके सुबह 6 बजे यहाँ बैटरी मिली है। उनको कैसे पता था बैटरी के बारे में? और जब उनको ये पता था कि ये बैटरी खोल रहे हैं तो फिर वो चोर कैसे नहीं वो मुलजिम कैसे नहीं है? उन्होंने मारा कैसे नहीं है? सवाल ये उठता है। क्या फैसला हुआ है? तो अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है। एसपी साहब ने भरोसा दिया है कि भाई आपके साथ न्याय होगा, हमें अभी जांच करने दीजिए। हम हर बिंदु पे जो भी बिंदु हम वहाँ दर्शाए थे, हमारे जिम्मेवार लोगों ने और उन परिवार के व्यक्तियों ने, जिसमें हमारे सरपंच साहब बसंत, योगेश और नकुल जी, राजगुरु जी, ये मुख्य रूप से सतवीर जी, ये लोग वहाँ वक्ता, इन्होंने अपनी तरफ से वहाँ दलीलें रखी गांव की तरफ से, और उन्होंने उन हर पॉइंट के ऊपर हमें भरोसा दिया है कि हम हर पॉइंट पे आपकी तसल्ली करके देंगे और इस मर्डर का जो है राज आपको खोल के देंगे। उन्होंने, पुलिस ने जो किया था, मैं वो बताने जा रहा था कि बजाय हमारे लिखाए हुए मुलजिमों को अरेस्ट करने के, हमारे ही 2 बच्चे जो वहां से पहले भाग करके आ गए थे, उनको ही सीआईए पलवल गिरफ्तार कर लेगी 2 तारीख को ही, जिस दिन बॉडी मिली थी उसी दिन। और उनको इतना टॉर्चर किया, उनसे कहा गया कि तुम ये केस अपने ऊपर लीजिए, आपको 3 महीने में हम ठीक ठाक घर पे वापस भिजवा देंगे, आपको जेल से छुड़वा देंगे, आपका कुछ नहीं होगा, केस भी खत्म हो जाएगा, आगे कोई केस भी नहीं चलेगा, लेकिन आप ये हाँ करो कि ये तुमने ही मारा है। इस वजह से उन्होंने देखा हमारे उन दोनों बच्चों में एक बच्चा 16 साल का था, उसको कम टॉर्चर किया गया क्योंकि वो एक कानून के दायरे में आता है, 18 साल से ऊपर था। दूसरा बड़ा बच्चा, उसको इतना अधिक टॉर्चर किया, पानी में डुबोया गया, उसके ऊपर बेलन चलाया गया, प्लास से उसकी जिब्या दबाई गई, उसको प्लास से दबा करके उसकी जिब्या को, वो आज भी उसकी जिब्या जो कटी हुई है, काली पड़ी हुई है, और उसकी जांघों पे लातें बरसाई गई। उनसे भी तसल्ली नहीं हुई तो उनके आगे वाले गुप्त अंगों पे करंट लगाया गया, 10-10, 15-15 मिनट के अंतराल पे उनको 2-2.5 घंटे तक कंटिन्यू करंट दिया गया। उससे भी तसल्ली नहीं हुई तो उनके पीछे वाले गुप्त अंग में पेट्रोल भरा गया। जब इतना टॉर्चर किया जाएगा तो कौन ऐसा है, कौन पत्थर का बना है जो हाँ ना करेगा? इसलिए हमारे बड़े बच्चे, जो रमेश जी का बेटा है जिसका नाम विष्णु है, उसने ये कह दिया कि ठीक है, मैं कह दूंगा जी कि हमने मारा है। और इसी बात को लेकर के पुलिस ऊपर तक अधिकारियों को गुमराह कर रही है कि एक व्यक्ति ने इस साइड हाँ की है और एक व्यक्ति ने, उस ढाबे वाले पक्ष ने, जो वो 6-7 आदमी के नाम एफआईआर में दिए, उनमें से भी एक व्यक्ति ने वहां हाँ की थी तफ्तीश के दौरान कि ठीक है, मैंने मारा है, मेरे परिवार को छोड़ दो। ये शब्द, ये जबरदस्ती नहीं, उसने राजी से कहा था, हमारे बच्चे से जबरन हाँ कराई थी और उसका प्रमाण उनके सामने आ गया। जिस समय वो तफ्तीश की प्रक्रिया चल रही थी, 5 तारीख की शाम को, रात को 12 बजे 8-10 आदमी हमारे गांव के मौजूद लोग वहां थे और पुलिस के भी सभी अधिकारी थे, जिनमें विजयपाल डीएसपी भी था जो इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है, इलियास सीआईए वाला जिसने बच्चों को टॉर्चर किया, और राकेश एएसआई जिसने पेट्रोल भरा था वो भी वही था, और कैलाश भड़ाना चांट का एसएचओ ये भी वही मौजूद था। इनके सामने जब बच्चों को बुलाया गया तो बड़े बच्चे विष्णु को बुलाया तो उसने और कुछ नहीं, सिर्फ जब उससे पूछा तो वो कहने लगा, जी मेरे को तो यहाँ पकड़ के ले आए और यहाँ इस तरह से। और जब वो भड़ाना जी कहते हैं, चांट वाले एसएचओ, ओए निगाह मिला के बात कर, और जब इतनी उसको धमकी दी तो वो बच्चा तुरंत कहने लगा, जी मैंने मारा है, मैंने मारा है, डर की वजह से। इस सिर्फ और कोई शब्द नहीं, सिर्फ इतना, मैंने मारा है। ना पुलिस पूछ रही है कि तैने कैसे मार दिया, ना हमें यकीन हो रहा था। करने की भी धमकी दी गई जी, उसके बाद बता रहा हूँ, टॉर्चर तो उससे पहले कर चुके थे। उसके बाद उनको ये कह दिया था कि अगर तुमने इस तरह से नहीं कहा तो समझ लीजिए तेरे परिवार तक भी नौबत आएगी, ये भी धमकी थी। इसलिए उसने कह दिया ठीक है जी मैंने मारा। लेकिन जो दूसरा लड़का छोटा था जिसका नाम प्रकाश है, जो राहुल जी का बेटा है, जब उसको बुलाया तो बुलाने से पहले डीएसपी महोदय कहते हैं कि मैं जरा टॉयलेट जाता हूं, और विजयपाल जी ने जा करके उसके सिर में 2-3 घूंसे दिए। ओए, जैसे उसने विष्णु ने कहा है ऐसे ही तैने बोलना है। ठीक है जी ठीक है। अंदर तो उसने कह दिया ठीक है, लेकिन बाहर जब हमारे लोग बैठे हुए थे
और पुलिस भी बैठी हुई थी। तो उस लड़के ने बिल्कुल बड़ी निर्भीकता के साथ कह दिया कि ये मुझे अब भी मार के लाए हैं, ये डीएसपी साहब मुझे अब भी पीट के आए हैं, और इन्होंने मुझे कहा है कि तुम ऐसे बोलना जैसे वो बड़े लड़के ने कहा है, हमने किसी को नहीं मारा, ये हमें झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। इन्होंने हमसे कहा है कि तुम हाँ कर लो, 3 महीने में तुम्हें छुड़वा के तुम्हारे घर भिजवा देंगे, ऐसी इन्होंने आश्वासन हमें दिया है। हमने किसी को नहीं मारा, हमसे जबरदस्ती हाँ करा रहे हैं। तो पुलिस हक्का बक्का रह गई, सबके वहाँ हौसले जो पस्त हो गए, और हमारे जो गांव वाले थे उन्होंने फिर इस बात पे हो गए कि हमारे बच्चों को अभी हमारे हैंड ओवर करो। हम इस तरह से टॉर्चर करने के लिए 1 मिनट भी अपने बच्चों को अब नहीं छोड़ेंगे। जो समाज के वहाँ 9-10 व्यक्ति मौजूद थे वो उन बच्चों को लेकर के घर आ गए। लेकिन इसमें कहानी तो और भी काफ़ी है कि जब बच्चों की इतनी मारपीट हो गई, हम मेडिकल के लिए जा गए तो वहाँ भी बड़े बड़े अफसरान के फ़ोन आते हैं डॉक्टरों के पास कि भाई इनका मेडिकल ना किया जाए। किशन जी जी कल की जो पंचायत है जी, उसकी खास मांगे या खास विशेष बातें क्या रहेंगी? मैं अभी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो हाजिर समाज है, जी भाई सभी मेरी बात को गौर से सुने। मैं सभी से कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है इसमें कौन कौन से बिंदु हमारे पास हैं जिनमें हमें पुलिस की निगाह में डालना चाहिए, जिनसे हमें सच्चाई निकालने में आसानी मिले और वो असली दोषी पकड़े जा सकें। इसलिए सब अपना मंथन करें। इस समय सब ग्रामवासी आप बैठे हो, अपना मंथन करके वो बिंदु सब आपस में यहाँ एक कागज पे नोट करा लें, और कल पंचायत में जो रूपरेखा में, क्योंकि पहले तो मौका आप लोगों को मिलेगा, गांव वालों को, पंचायत के सामने आपने क्या बातें रखनी है वो भी अभी स्पष्ट कर लें। कल की जो महापंचायत है, दलित महापंचायत, उसमें कुछ लोगों ने बदमाशी की है, उसको जर्नल पंचायत घोषित करने की ऐसी उन्होंने गद्दारी की है हमारे समाज के साथ में। कुछ लोगों ने समता चैरिटेबल ग्रुप में ये डाला हुआ है कि भाई वहां सर्व समाज की पंचायत होगी, सर्व जातीय पंचायत होगी। लेकिन मैं इस बात का खंडन करता हूं, हमने ऐसी सर्व जातीय सर्व समाज की पंचायत का कोई आह्वान नहीं किया। ये सिर्फ दलित समाज को ठेस पहुंची है, दलित समाज के बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि दलित समाज अपनी संख्या ज्यादा से ज्यादा वहां दिखा करके प्रशासन और शासन को ये दिखाए कि हम आज कमजोर नहीं हैं, और हमारे साथ इस तरह से जो जुल्म ढाए जाते हैं, आखिर अपनी पीड़ा को वहां तक पहुंचाएं उच्च अधिकारियों तक कि आखिर हम कब तक इस चक्की में पिसते रहेंगे। 2500 सालों का इतिहास हमारा पहले रहा कि हम जुल्म की चक्की में पीसे गए, और आज देश को 77 साल आजाद होने के बाद भी हमारे बच्चे, 2 बच्चे सरेआम मार दिए जाते हैं, कातिलों का पता निशान नहीं मिलता है। ये गांव में किस तरह का भय का माहौल बना हुआ है? गांव में भय का माहौल इस वजह से बना हुआ है कि जब हम अपने 2 बच्चे जो वहां से छुड़ा के लाए थे, उनका जब हम मेडिकल कराने चले गए हॉस्पिटल में, तो पुलिस अधिकारियों को ये भय हुआ कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने 6 तारीख को ये मामला था, और 5 तारीख में हमसे एक दिन पहले, क्योंकि सारे दस्तावेज उन्हीं के हाथ में होते हैं, वही मालिक होते हैं, 5 तारीख को एक FIR नंबर 321 वो दर्ज कर दी, जिसमें 57 व्यक्तियों के खिलाफ रोड अवरुद्ध का मामला लगाया है। और भी कई धाराएं, उसमें धाराओं की पुलिस के पास कमी नहीं होती, कम से कम 10 धाराएं उसमें गांव वालों के खिलाफ लगाई हैं। खैर कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ रोटी दे दो, जेल में दे दो, लेकिन इस बात से गांव में भय का माहौल बना हुआ है, जिसमें 27 आदमी तो नामजद हैं, और 30 व्यक्ति नाम जिनका उनके साथ में किसी को भी पुलिस उठा करके उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। इसलिए गांव में भय का माहौल है कि कभी भी पुलिस आकर के तुम्हें उठा ले जाएगी और तुम्हें थाने में बंद कर दे और कोई कार्रवाई ना कर दे, और हम नाजायज इस जुल्म की चक्की में पिस जाएं। तो परिवार किस तरह की मांग कर रहा है बाबूजी? किसकी मुआवजे की मांग कर रहा है? क्या फैसला परिवार की तरफ से? परिवार की फिलहाल एक बात है, ऐसी संवेदना किसी ने व्यक्त नहीं की आज तक कि भाई ये दलित समाज के बच्चे थे और ये गरीब आदमी कैसे अपनी पैरवी करेंगे। तो इनके साथ कुछ संवेदना रख करके, इनकी सहानुभूति के तौर पे, इनको कुछ कंपनसेशन के तौर पे प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कुछ दिया जाता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन परिजनों की एक मांग है कि हमें न्याय मिले,
दोषी जो हमारे बच्चों के जो कातिल हैं वो जनता के सामने आए और उनको आजीवन या मृत्युदंड जो भी कानून कहता है, कानून अपने हिसाब से उनको सजा दे, ये चाहते हैं परिजन। किशन जी, जो रोड जाम के लिए जो एफआईआर करी है पुलिस ने, उसमें एक मृतक का भी नाम है, ये सत्य है या? जी सत्य है, सत्य है। दोनों बच्चे जो मृतक हैं उन दोनों के नाम उस एफआईआर में हैं और ऐसे भी व्यक्तियों के नाम है जो वहां रोड तक गए भी नहीं हैं, उन लोगों के भी नाम उस एफआईआर में हैं। वो समय आने पे हम एग्जिबिट के तौर पे, जब कोई कार्रवाई होगी तो एग्जिबिट के तौर पे हम कोर्ट में पुलिस से पूछेंगे कि ये बताइए ये व्यक्ति वहां कहाँ था और ये मृतक वहां कैसे आ गए, ये बॉडियों में से दोबारा जान आपने कैसे डाल दी, इनको रोड पे कैसे खड़ा कर दिया, जरा ये बताया जाए हमें। ये एग्जिबिट कोर्ट में पेश होने के बाद उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि आप इस समय इन गरीब लोगों के साथ, इन दलित लोगों के साथ, मीडिया वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप चौथा स्तंभ हैं, आप तो हमारी सुने। अगर वो पहले 3 स्तंभ हमारी किसी वाणी को सुनने में नहीं कामयाब होते हैं या नहीं सुनते हैं, तो आप भी इस देश का चौथा स्तंभ माने जाते हैं। आप हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाएं।